हेलो बच्चों, वेलकम टू एसएससी एक्सपर्ट, योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल योर एसएससी एग्जामिनेशन नीड्स। चलिए बच्चों, हम कर रहे हैं हमारी सीरीज इजी एक्सप्लेनर। और इजी एक्सप्लेनर बच्चों क्या है, हम जो एडिटोरियल्स आते हैं आपके न्यूज़पेपर के अंदर उसके अकॉर्डिंग हम जो आपके जीए के पर्सपेक्टिव से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको हम यहाँ पे आपको एक डीप मेथोडोलॉजी के साथ समझाते हैं। मैं हूँ रोहित, आपकी एक्सपर्ट फैकल्टी। चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा पार्ट, लेकिन इससे पहले हम करेंगे लास्ट एक्सप्लेनर पार्ट के अंदर जो अपन ने क्वेश्चन किया था उसको। लास्ट पार्ट के अंदर अपन ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को पढ़ा था, और इसके रिगार्डिंग मैंने एक क्वेश्चन आपको करने के लिए था कि एमपीसी की संरचना, कंपोजिशन और कार्यप्रणाली के संबंध में सही कथन चुनिए। ठीक है। अब लिखा है एमपीसी में थ्री मेंबर्स आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक से और 3 मेंबर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नामित किए जाते हैं। क्लियर है? चलिए, बल्कि सही बात है सर। वैसे तो अगर मैं टेक्निकल फ्रंट पे खेलता हूं बच्चों तो ये नामित सही वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम एक बार को मान लेते हैं। फिर आरबीआई गवर्नर एमपीसी के चेयरपर्सन होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। एमपीसी का निर्णय मेजोरिटी वोट बहुमत मत से लिया जाता है और बराबरी होने पर गवर्नर को कास्टिंग वोट मतलब कि निर्णायक मत प्राप्त होता है। बिल्कुल सही है, यहाँ पे तीसरी स्टेटमेंट भी सही है और यहाँ तीनों के तीनों स्टेटमेंट मेरी सही हो जाती है। क्लियर है? तो आप ये लास्ट जो है अपना एक्सप्लेनर सीरीज थी उसके अंदर अपन ने क्वेश्चन किया था, उसका आंसर जो है यहाँ पे मैंने आपके सामने रख दिया है। चलिए बच्चों, याद रखिएगा एसएससी एक्सपर्ट ऑनलाइन बैच लेकर आया है फॉर द एसएससी फाउंडेशन कोर्स ओनली एट ₹1999। ठीक है, फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लीजिए टीम एक्सपर्ट के नाम से, और जो अन्य जानकारी आपको चाहिए वो आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए, जो आज का मेन आपका जो न्यूज़पेपर है उसके अंदर जो है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर यहाँ पे द हिंदू के अंदर एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था, द स्टेक्स इन इंडियाज डिलिमिटेशन डिबेट। ठीक है, मतलब कि भारत में राजनीतिक रिप्रेजेंटेशन किस आधार पर तय होना चाहिए। मतलब कि सर कौन से राज्य के अंदर कितने सांसद हैं, कितने एमएलए हैं, वो कितनी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेंगे, ये सारी चीजें हैं किस आधार पर तय होनी चाहिए, इसके रिगार्डिंग अपने पास जो है आज ये आर्टिकल आया था। ठीक है, पूरा ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर इस तरह से बसा हुआ था। चलिए बच्चों, अपन यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, टेक्सिंग टास्क तो इसको करेंगे अपन आराम से। अच्छा, ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। चलिए, तो जस्ट अ मिनट बच्चों, थोड़ा सा ये। ये ना, पूरा का पूरा आर्टिकल ये यहाँ आ जाता है। चलिए, द स्टेक्स इन इंडियाज डिलिमिटेशन डिबेट। ठीक है, व्हाट ट्रिगर्स डिलिमिटेशन, हाउ विल द 2027 सेंसस अफेक्ट द सीट एलोकेशन। मतलब कि सर जो परिसीमन होगा 2027 का वो जो है इलेक्शन को किस तरह से प्रभावित करेगा। कैन द एक्सरसाइज कंप्लीटेड बिफोर 2019, मतलब 2029 के आम चुनाव से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले क्या ये जो जनगणना है हमारी सेंसस है वो पूरा हो सकता है। विच स्टेट कुड गेन और लूज सीट, इनमें से कौन कौन से राज्य हैं जिनको जो है सीटें जिनकी बढ़ेंगी, मतलब कि जो है लोकसभा के अंदर हर राज्य की एक निश्चित सीटें होती हैं, वो बढ़ेंगी या घटेंगी। ठीक है, व्हाट हैपेंस विदाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सर मॉनसून सत्र के अंदर जो करंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मतलब कि जो एनडीए गवर्नमेंट है, वो लगातार पुश किए जा रही है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को। ठीक है, बट क्या 106 जो है 131 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको लगातार प्रपोज किया जा रहा है, लेकिन अगर वो पास नहीं होता है तब क्या होगा सर। और इसके अलावा हाउ विल दी वुमेन्स रिजर्वेशन बी इम्प्लीमेंटेड, मतलब कि सर जो हमारा नारी नारी शक्ति वंदना बिल है, ठीक है, जो मतलब नारी सशक्तिकरण बिल जो है उसको किस तरह से लागू किया जाएगा। और इसके अलावा सर जो नई बाउंड्रीज हैं वो इलेक्टोरल आउटकम्स के अंदर किस तरह से रिजल्ट लाके देंगी। चलो बच्चों, तो एक बार अपन चलते हैं अपने वापस टाइम पीरियड पर कि क्या होता है डिलिमिटेशन का मतलब।
सर डिलिमिटेशन मतलब कि परिसीमन का मतलब होता है किसी वस्तु की सीमाओं को निर्धारित या फिर पुनर्निर्धारित करने की प्रक्रिया, उसको क्या कहा जाता है आपका परिसीमन कहा जाता है, ठीक है, जो आमतौर पर किसी विधायी निकाय के चुनावी क्षेत्रों के लिए होती है। मतलब कि सर जैसे आपका क्षेत्र है तो आपका जो भी क्षेत्र हो, आपके क्षेत्र के अंदर एक आपका एमएलए होता है, एक आपका क्या होता है सांसद होता है, मतलब एक आपका विधायक होता है, क्या होता है आपका सांसद होता है, एक एमएलए होता है, एक एमपी होता है। तो आपका इलाका कितना बड़ा है उसके अंदर एक विधायक और एक एमएलए होगा। उस बाउंड्री को सर जैसे कि मैं बात करता हूं, मैं जिस एरिया में रहता हूं उसे बच्चों सिविल लाइंस जोन कहा जाता है, सिविल लाइन क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र कहा जाता है। तो वहां पे क्या है सर, वहां पे जो हमारे एमएलए हैं वो एक पूरे विधान क्षेत्र को कवर करते हैं, सिविल लाइन क्षेत्र को, विधानसभा क्षेत्र को। अगर मैं बात करता हूं बच्चों यहाँ पे कि जैसे अगर मैं बात करता हूं कि यहाँ पे जयपुर जो शहरी है, अर्बन जो जयपुर है, उसके हमारे सांसद अलग है, जयपुर ग्रामीण के सांसद हमारे अलग है। तो उस तरह से क्या होता है, अगर इन बाउंड्रीज को दोबारा से डिफाइन किया जाए कि सर ऐसा क्यों है कि दो ही सीट क्यों है, जब जयपुर की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो इस पे सीट भी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तो मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल मैं आपको ऐसा कह देता हूं, ठीक है, जो आमतौर पर क्या है किसी विधायी निकाय के चुनावी क्षेत्रों के लिए होती है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रत्येक मतदान क्षेत्र में लगभग समान संख्या में लोग हों। मतलब कि सर हर एक, जैसे जयपुर है तो जयपुर के अंदर एक इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूंसी बना दी, हर एक सीट जैसे 10 लाख यहाँ हो गए तो 10 लाख दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में हो गए, फिर 10 लाख तीसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, मतलब सबके अंदर लगभग बराबर वोटर हो, और ताकि प्रत्येक वोट का समान महत्व हो, ताकि क्या हो, प्रत्येक वोट का समान महत्व हो। डिलिमिटेशन क्या होता है सर, प्रोसेस होता है जहां पे मैं कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब किसी भी चीज की बाउंड्री को वापस से रीड्रॉ करता हूं, ताकि क्या हो सकता है सर, हर वोटिंग एरिया के अंदर सिमिलर नंबर ऑफ पीपल हो, और इसके अलावा क्या हो कि हर वोट की जो है वेटेज जो हो, महत्व हो, वो इक्वल हो। ये यहाँ पे डिलिमिटेशन हमसे कहता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर डिलिमिटेशन, जब सर बात तो यही हुई थी कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के साथ साथ ये तो पता था सर जनसंख्या तो बढ़ेगी, घटेगी तो है नहीं, सर बढ़ेगी ही। अब बढ़ती जनसंख्या के साथ हमें क्या करना था सर, प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि क्या होगा सर, कि मान लीजिए कोई एक, पहले जो है भारत की जनसंख्या मान लीजिए 10 लाख थी, 10 लाख पे अगर 100 एमपी में रखता हूँ, 10 लाख पे अगर 100 एमपी में रखता हूँ बच्चों, तो एक का प्रतिनिधित्व कितना हो जाता है सर, सीधी सीधी बात है, 2 जीरो कम कर दो, मतलब कि 1 जीरो कम करता हूँ तो 1 लाख, 1 जीरो और कम करता हूँ तो 10,000। तो प्रति 10,000 व्यक्तियों पे कितने हो जाते थे मेरे पास, प्रति 10,000 व्यक्तियों पे मेरे पास हो जाता था सर एक एमपी हो जाता था, एक सांसद हो जाता था। अब सर जरूरी थोड़ी है 10 लाख ही रहेगी, 10 से 20 भी होगी, 20 से 30 भी होगी, तो सर उसके अनुसार ही मुझे क्या करने पड़ेंगे, एमपी और एमएलए की संख्या भी तो निर्धारित करनी पड़ेगी। सर काफी सारे लोगों को एक जना हैंडल करे इससे बढ़िया थोड़े थोड़े टुकड़ों को मल्टीपल लोग हैंडल करते हैं तो वो ज्यादा बेटर तरीका रहता है, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ बच्चों, भारत के अंदर 60s के अंदर, मतलब 1960 से 1969 तक, ठीक है, 70s तक क्या हुआ बच्चों, एकदम से पॉपुलेशन के अंदर क्या आया, उछाल आया, एकदम से क्या आया पॉपुलेशन के अंदर उछाल आया। और उसके बाद भारत ने 1971 में एक इंटरेस्टिंग डिसीजन लिया, जिसके अंदर पार्लियामेंट में राज्यों की सीट को लगातार पॉपुलेशन के हिसाब से बदलने की बजाय क्या कर दिया, एक समय पर फ्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया, मतलब कि जितनी निर्धारित हो चुकी है उतनी ही रहेंगी, अब इसके अंदर कोई बदलाव नहीं होगा, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ सर, पॉपुलेशन कंट्रोल को इनकरेज करने के लिए, मतलब कि क्या हुआ सर, जनसंख्या नियंत्रण करो, ठीक है। आपको तो ध्यान नहीं है उस टाइम पे वैसे भी जो है काफी इंदिरा गांधी का रूल था उस टाइम पे, कहा भी जाता था, काफी ज्यादा चीजें हुई है जिसको हम कहते हैं बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें हुई, तो मतलब कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रस्तावित मतलब प्रोत्साहित करने के लिए, इनकरेज करने के लिए क्या किया हमने, 42वां संविधान संशोधन लेकर आए, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए, ठीक है। कब, ठीक है, 1976 में, कब लेकर आए, 1976 के अंदर। और इसने क्या किया सर, 1971 के अंदर जो जनगणना हुई थी, 1971 का जो सेंसस हुआ था, जनगणना हुई थी, उसके आधार पर क्या कर दिया, जो सर लोकसभा जो है हमारी, ठीक है, लोकसभा जो है हमारा, लोअर हाउस जो है हमारा, उसके अंदर जो राज्यों को अलग अलग सीटें मिली हुई है, राज्यों की जो सीटें थी, ठीक है, राज्यों को जो अलग अलग सीटें मिली हुई थी, उसके क्या कर दिया, सीट एलोकेशन को भी फ्रीज कर दिया गया। क्या कर दिया गया, फ्रीज कर दिया गया। अब फिर ठीक है सर, फिर दोबारा क्या हुआ सर, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक 2001 और 87th संविधान संशोधन 2003, इसके तहत क्या किया सर, वापस से जो है रीएडजस्टमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी को, ठीक है, क्या किया गया, वापस से रीएडजस्ट किया गया कॉन्स्टिट्यूएंसी को। लेकिन यहाँ पे जो राज्यों के अनुसार जो सीटें बटी हुई थी, मतलब राज्यों का जो प्रतिनिधित्व था लोकसभा में, उसको चेंज नहीं किया गया, उसको चेंज क्या किया गया, नहीं किया गया, सीटें बढ़ाई गई, कॉन्स्टिट्यूएंसी बढ़ाई गई, लेकिन यहाँ पे क्या किया गया कि सर राज्यों का जो एलोकेशन था उसके अंदर कोई चेंज नहीं किया, वो अभी भी 1971 के आधार पर ही निर्धारित थी। क्लियर है, चलिए अब यहां पे देखते हैं कि बच्चों क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, आर्टिकल 82 कहता है हमारा
कि सर हर प्रति वर्ष जनगणना के आधार पर, हर बार जब भी जनगणना का डेटा आएगा, ठीक है, जब भी प्रतिवर्ष, मतलब प्रतिवर्ष तो नहीं आता, जब भी जनगणना होगी, हर प्रत्येक 10 वर्ष में होती है, ठीक है, तो जब भी उसके कोई भी आंकड़े आएंगे, कोई भी आंकड़े आएंगे, तो उसके अनुसार क्या करना होगा, परिसीमन करना होगा। क्या करना होगा, परिसीमन करना होगा। मतलब कि सर अगर जनसंख्या वृद्धि होती है, जनसंख्या वृद्धि होती है, तो सर जो है हमारे पार्लियामेंट में, मतलब कि संसद में, ठीक है, लोगों जो सीटें होंगी उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्लियर कह रहा है, उसमें भी क्या होगी, वृद्धि होगी। और कमी होती है तो सीटों के अंदर क्या आएगी, कमी आएगी। फिर क्या हुआ सर, 1971 की जनसंख्या के अंदर क्या किया गया सर, इंटर स्टेट, इंटर स्टेट मतलब राज्यों के अंदर आपस में जो एलोकेशन थी, जैसे मान लीजिए राजस्थान की 25 है, किसी और स्टेट की कोई अलग नंबर है, तो मान लीजिए क्या होता है कि उसको फ्रीज कर दिया गया, मतलब इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कोई बदलाव नहीं होगा तो क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे क्या किया गया, इस इंटर स्टेट सीट एलोकेशन को फ्रीज कर दिया गया, ताकि क्या हो सके सर। देखिए जैसे बात होती है यहाँ पे नॉर्थ और साउथ डिवाइड की, किसकी बात होती है बच्चों, नॉर्थ और साउथ डिवाइड की। जैसे आपको पता है ये चीज तो, कि सर अगर मैं बात करूं उत्तरी भारत की, ठीक है, बात करूं अगर मैं उत्तरी भारत की, तो उत्तरी भारत में क्या है बच्चों सिस्टम, उत्तरी भारत के अंदर ये सिस्टम है कि सर वहां पे जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर मैं बात करूं दक्षिण के राज्यों की, जैसे कि केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, कर्नाटक हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है, महाराष्ट्र एक इंस्टेंस में ले लेता हूं, तो वहां पे क्या हुआ सर, पॉपुलेशन कंट्रोल किया गया, वहां पे क्या किया गया, जनसंख्या पे नियंत्रण किया गया। अब अगर जनसंख्या पर ही सब चीज आधारित है, और जो राज्य जनसंख्या नियंत्रण को बेहतरीन तरीके से लागू कर रहा है, तो उसका तो नुकसान हो रहा है, उसका तो नुकसान हो रहा है। इसलिए आप देखोगे कि देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स जहां पे सदर्न स्टेट जो है डीलिमिटेशन को क्या करते हैं, अपोज करते हैं, उसको जो है स्वीकार नहीं करते हैं। क्लियर हुआ। जैसे आप देख सकते हो यहां पे अगर मैं बात करता हूं बच्चों, देखिए आप, डीएमके द्रविड़ा मुन्ना कागजम सेट्स इट टर्म टू बैक डिलिमिटेशन बिल, मतलब कि यहाँ पे सीधा सीधा मना कर दिया गया है डीएमके के द्वारा, कि क्या हुआ है सर, कि यहाँ पे इसको फ्रीज कर दिया गया है। अब देखिए बच्चों क्या हुआ इसके बाद सर, 42वें, देखिए 42वें संविधान संशोधन के तहत मैंने बताया कि सर 1971 की जनगणना के आधार पर क्या कर दी गई, इन चीजों को फ्रीज कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, इसमें कोई भी प्रावधान चेंज नहीं होगा। फिर 84th कौन से 84वां संविधान संशोधन के तहत क्या किया, इस फ्रीज को क्या कर दिया गया जी, जो लॉक लगा रखा था इस लॉक को बोल दिया गया आने वाले आगे वाले सालों के लिए भी मैं इसको बढ़ा देता हूं। और इसको बढ़ा दिया गया कब तक सर, 2026 तक बढ़ा दिया गया। मतलब क्या कहा गया कि सर 2027 की जनगणना के आंकड़ों के पश्चात क्या किया जाएगा, भारत में परिसीमन किया जाएगा सर, परिसीमन किया जाएगा, डीलिमिटेशन विल हैपन। डीलिमिटेशन यहाँ पे किया ही जाएगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 के अंदर। फिर 87th अमेंडमेंट 2003 के अकॉर्डिंग क्या किया गया कि सर क्या कर दिया, यहाँ पे 2001 के सेंसस, मतलब 2001 के अंदर जो जनगणना हुई थी उसके आंकड़ों के आधार पर क्या कर दिया गया, हर कॉन्स्टिट्युएंसी को क्या कर दिया गया बच्चों, यहाँ पे रीएडजस्ट कर दिया गया। कॉन्स्टिट्युएंसी को एडजस्ट किया, मतलब कि सर जो चुनावी क्षेत्र है उसको एडजस्ट कर दिया गया, बढ़ाया, किसी जगह पे जनसंख्या बढ़ी तो बढ़ाया गया, किसी जगह पे जनसंख्या कम हुई तो उसको कम किया गया। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा कि राज्यों के बीच में जो निर्धारित सीटें थी इसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ, वो अभी भी किस पर आधारित थी सर, वो अभी भी किस पर आधारित थी, 1971 की जनगणना के आधार पर। बोला कि सर चुनावी क्षेत्र को बढ़ाया घटाया गया है, बट राज्यों की सीटों के अंदर कोई बदलाव नहीं किया गया, वो अभी भी किस पर आधारित है, 1971 की जनगणना पे आधारित है। क्लियर हुआ बच्चों। देखिए फिर यहाँ पे क्या हुआ कि अब क्या होता है, चलिए मान लीजिए जैसे आर्टिकल के अंदर आपके आता है कि सर अब क्या होता है, कि जैसे ही क्या होता है कि अगर सर प्रावधानों को देखें, किसके आर्टिकल, अनुच्छेद 81 व 82, इनके अगर प्रावधानों को मैं देखता हूं, इनके सर अगर मैं प्रावधानों को देखता हूं, इनमें जो बातें लिखी मैटर है, उस मैटर को अगर मैं कंसीडर करता हूं, लैंग्वेज को अगर मैं कंसीडर करता हूं, तो क्या होगा सर, 2026 के बाद जैसे ही 2027 का जो क्या होता है सेंसस का डेटा आता है आफ्टर 2027, उसके आंकड़ों के आधार पर क्या होगा, परिसीमन जरूर जरूर किया जाएगा। तो क्या उसके लिए संविधान संशोधन जरूरी है, बोले नहीं सर, कोई संविधान संशोधन की उसमें जरूरत नहीं है, वो वैसे भी लिखा हुआ है। संविधान संशोधन कहां जरूरत पड़ती है संविधान संशोधन की, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, कि सर जब एग्जिस्टिंग, अभी जो 2000
2001, यहाँ पे क्या है 2001 की जनगणना के आधार पे कॉन्स्टिट्यूएंटली चुनावी क्षेत्र और जो है अंतरराज्यीय जो सीटों का अंदर जो लोकेशन है, जो उनको बांटी गई है सीटें, आवंटन है सीटों का जो आवंटन है, उसके अंदर जो अभी जारी है उसके अंदर अगर कोई बदलाव करना है तो उसके लिए क्या है, संविधान संशोधन जरूरी है। कितने की मेजोरिटी से सर? 2/3 मेजोरिटी से। 2/3 मेजोरिटी से। अब क्लियर होता है यहाँ पे कि मान लीजिए सर यहाँ पे हो रहा है तो देखिए अब समझिए बात कि भाई 2023 के अंदर 106 संविधान संशोधन लाया गया, 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू द पार्लियामेंट। अगर वो लाया गया है तो उसका नाम तो बच्चों जो है महिलाओं का रिजर्वेशन कितना करा जाए, 33% रिजर्वेशन इनको दिया जाए, जिसको नारी शक्ति वंदना बिल भी कहा गया। सर ये पास भी हो गया। पास होने के बाद अब क्या किया गया है बच्चों, जब इसके अंदर जब इसके इसको लागू किया गया, इस बिल को लाया गया, तो इसके अंदर प्रावधान ऐसे थे कि सर पहले हमें जो है क्या करना पड़ेगा, डिलिमिटेशन परिसीमन करना पड़ेगा। उसके नए डेटा के आधार पर ही हम बहुत आसानी से जो है जो नारी शक्ति बिल है, जो नारी शक्ति एक्ट है, उसको हम क्या कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। मतलब कि क्या होगा सर, सबसे पहले जनगणना होना जरूरी है, जनगणना के बाद परिसीमन होना जरूरी है, उसके बाद ही इसको पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। पूरी तरह से क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। अब समझिए यहाँ पे देखो, अब एक आर्टिकल और आया है आपके रिसेंट न्यूज़पेपर के अंदर कि 33% रिजर्वेशन मस्ट बी इंप्लीमेंटेड विदाउट कंडीशन। ये जो है हमारे देश की जो महिला समूह है, वुमेन के ग्रुप है, उन्होंने यहाँ पे जो है प्ली किया है कि जितना ज्यादा जल्दी हो सके उतना ज्यादा क्या किया जा सके, यहाँ पे 33% रिजर्वेशन लाया जाए। किसके अंदर सर, पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। क्या है, पॉलिटिकल आरक्षण है, राजनीतिक आरक्षण है। किस किस के अंदर सर, लोकसभा के अंदर, ठीक है सर, राज्यों की जो विधानसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर यहाँ पे क्या लाया जाए। अब इसके अलावा सर जो क्या है, यहाँ पे जो है लोकलाइज्ड इंस्टीट्यूशन जो है, मतलब कि पीआरआईज और यूएलबीज के अंदर भी इसको क्या किया जाएगा बच्चों, इंप्लीमेंट किया जाएगा। ऑलरेडी इनके अंदर यहाँ पहले से मेंशन है, बट यहाँ पे क्या है, लेजिस्लेटिव ठीक है असेंबली, मतलब कि यहाँ पे विधानसभा और लोकसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा के अंदर क्या किया जाएगा, 33% आरक्षण क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी कर दिया जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने बताया कि क्या हुआ है सर, जो नॉर्थ और साउथ डिवाइड चल रहा है, नॉर्थ और साउथ डिवाइड का मतलब है बच्चों के जो ऊपर वाले जो नॉर्थ वाले राज्य हैं उनके अंदर क्या है सर, जनसंख्या ज्यादा है। जनसंख्या ज्यादा है तो मतलब सर कॉन्स्टिट्यूएंसी, मतलब कि चुनावी क्षेत्र या निर्वाचन क्षेत्र क्या होंगे, वो ज्यादा होंगे। सर अगर वो ज्यादा होंगे तो सीटें ज्यादा होंगी। अगर सर सीटें ज्यादा होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि बच्चों जो नॉर्थ में जो सरकार बना रहा है वो केंद्र में सरकार बना लेगा। तो मतलब ये क्या है कि सर भाई आपने पहले कहा 1960 के अंदर कहा कि जनसंख्या पे नियंत्रण लेकर आओ, हमने उसको लागू किया, हमने अपनी फर्टिलिटी कम करी, ठीक है, तो फर्टिलिटी कम करी तो क्या हुआ सर, कि हमने तो आपके कहे काम किया ना, फिर इसका नुकसान हम क्यों झेले, हमारा जो राजनीतिक जो है, जो यहाँ पे प्रतिनिधित्व है वो क्यों कम हो लोकसभा के अंदर, ठीक है। ये डिबेट जो है नॉर्थ वर्सेस साउथ स्टेट के अंदर चलती है। फिर यहाँ पे देखिए एक और आपके आर्टिकल जो है यहाँ छपे हैं, जैसे डिलिमिटेशन, ठीक है, ये इसको देखिए आप, राहुल एंड रिजिजू स्पार ओवर लिंकिंग डिलिमिटेशन टू वुमेन्स कोटा लॉ। मतलब कि यहाँ पे राहुल गांधी का ये कहना है कि जो वुमेन का रिजर्वेशन है उसको तुरंत प्रभाव से लागू कर देना चाहिए, उसको आप जो है परिसीमन से क्यों जोड़ रहे हो। जिस पर सरकार का ये प्रत्युत्तर है कि सही सर, आप जो हमने जो बिल लेकर आए हैं, हमने जो एक्ट लेकर आए हैं, जो अधिनियम हमने बनाया है, उस अधिनियम के अकॉर्डिंग हमें जो है पहले डिलिमिटेशन करना होगा और उसी के अनुसार ये बिल्कुल इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या हो पाएगा, लागू हो पाएगा। चलिए इसके अलावा एक और आपका आर्टिकल था वर्गीज के जॉर्ज के द्वारा, यहाँ पे डिलिमिटेशन में बी लेस अट्रैक्टिव फॉर बीजेपी नाउ। मतलब कि यहाँ क्या है सर, डिलिमिटेशन जो है इतना ज्यादा मायने नहीं करता है, क्योंकि अब क्या है बच्चों, देखिए आप यहाँ पे बच्चों जेंजी वोटर्स, आपको पता है आजकल तो वेरी पॉपुलर टर्म जेंजीज, ठीक है, जेंजीज मतलब 1997 के बाद वाले, ठीक है, अभी वालों को तो बूमर्स बोलते हैं आई थिंक। मेरी थोड़ी सी ये जेंजी वोकैब इतनी अच्छी नहीं है, बट इसके आफ्टर जो बर्थ लिया है, इसके बाद जो अल्फा में अल्फा लोग जो आ जाते हैं, ब्लू बेबीज जो आ जाते हैं, ये सारे जो है जेंजीज 1997 के बाद जो अभी एलिजिबल वोटर्स बनने वाले हैं वो हो जाएंगे। और ये नियर अराउंड 37% हो जाएंगे, 37% ऑफ द वोटर्स हो जाएंगे। अब बच्चों देखो क्या है, मतलब मैं ये कह सकता हूं कि सर एक तो होंगे जेंजी और एक होंगे इनके पेरेंट्स। अब बच्चों अगर मैं पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करूं, इनके माता पिताओं के पॉलिटिकल डायनेमिक्स की बात करूं, इनका जो वोटिंग बिहेवियर था, इनका जो वोट देने का जो तरीका था, वो बच्चों कहीं ना कहीं चलता था इन मुद्दों पे। सर सबसे पहले धर्म, मतलब कि रिलीजन, देन कास्ट, रीजन,
और समवेयर मैं कह सकता हूँ सर सेंटिमेंट्स, इंडियंस हैं हम तो वो चलता है, ठीक है। सेंटिमेंट्स, इसके अलावा जो है आप जो है ऑनेस्टी एंड इंटेग्रिटी, चलिए कहीं ना कहीं ये चीज भी थोड़ी बहुत मैटर कर जाती थी। मतलब पुराने वोटर्स का बिहेवियर क्या था सर, कुछ इस तरह से था, इन चीजों पे आधारित था, ठीक है। तो सर मैं इसमें इन तीन चीजों के अंदर सर इसको जो है डिलिमिटेशन के अकॉर्डिंग मैं इन्फ्लुएंस कर सकता हूं। बट अगर मैं बात करूं बच्चों इनकी, अगर मैं न्यू एज वोटर्स की बात करूं, ठीक है, तो सर इनके लिए मुद्दा क्या है सर, पहली बात तो ये जेंजीज हैं, और आपको पता है अभी कितना अच्छा माहौल क्रिएट किया है, ठीक है। माहौल मतलब कि थी, दे हैव प्रूव्ड दैट कि हाँ सर इफ वी कैन डू, ठीक है, इफ वी वांट वी कैन चेंज द सिस्टम आल्सो, ठीक है। ऑल्दो देयर आर सर्टेन पर्सपेक्टिव जहां पे कुछ लोग इनकी बातों से एग्री नहीं करते हैं, बट व्हाट इफ दैट कि आने वाले टाइम के जो है डिसाइडिंग फैक्टर क्या है, यही है। चलिए बच्चों, तो यहाँ पे जो है आर्टिकल की पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ, इट्स नॉट माय पर्सनल ओपिनियन, इट इज जस्ट द पर्सपेक्टिव ऑफ अ आर्टिकल। अब यहाँ देखिए इनके लिए मुद्दा क्या है सर, इनके लिए मुद्दा है सर इकोनॉमिक, इकोनॉमी किस तरह से परफॉर्म कर रही है सर, अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, समवेयर सर डिजिटल प्रेजेंस इज आल्सो मैटर्ड, सर फॉर एन इंस्टेंस, ठीक है, ठीक है। एग्जाम्स, एग्जाम्स मतलब कि सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सर इनके रिफॉर्म्स कितने आप लेकर आ रहे हो, ठीक है, न्यू एज इश्यूज को आप कितने अच्छे से टारगेट कर रहे हो। तो सर ये भी एक नया चैलेंज है करंट गवर्नमेंट के पास। क्या है करंट गवर्नमेंट के पास, एक ये भी नया चैलेंज है जो बताता है यहाँ पे कि इस आर्टिकल को जो एक्सप्लेन करता है कि डिलिमिटेशन में बी लेस अट्रैक्टिव फॉर बीजेपी राइट नाउ, ठीक है। अब बच्चों देखो क्या हो रहा है, अगर मैं इस आर्टिकल की बात करूं बच्चों, यहाँ पे यहाँ पे क्या बोल रहा है कि देखिए मैंने बता दिया है आपको, देखिए अब क्या कह रहा है कि सर व्हाट हैपेंस इफ देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब देखो क्या है कि सर एक नया परिसीमन तो वैसे भी होना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसके लिए संविधान के संशोधन की जरूरत नहीं है। अगर सर बिल्कुल एक फ्रेश परिसीमन करना है तो उसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आर्टिकल 81 और आर्टिकल 82 की, तो ये क्या कह रहे हैं कि आफ्टर द डेटा फ्रॉम द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड आफ्टर 2026 इज पब्लिश, मतलब कि सर सीधा हो जाएगा 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी उसका जैसे ही डेटा आता है 2027 में, उसी तरह से क्या हो जाएगी, सीधी की सीधी जनगणना हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे उठ रहा है सीधी पहली बात ये बोल दी। इसके अलावा क्या बोला है, फर्स्ट वाज द रीअलोकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफ द लोकसभा अमॉन्ग सम स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी, मतलब कि सर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है और राज्य है उनके अकॉर्डिंग जो है अलग अलग सीटें यहाँ पे जो है उनकी जनसंख्या के आधार पर निर्धारित की जाएंगी। इसके बाद बोल रहा है कि सर क्या बोल रहा है कि यहाँ पे, चलिए आगे चलते हैं बच्चों, फिर कि फर्स्ट टाइम डेटा कंप्लीट, बोले अब क्या बोल रहा है कि सर क्या ये हो पाएगा सक्षम, क्या ये हो पाएगा सक्षम। अब देखो क्या हुआ है सर बच्चों, यहाँ पे 2027 का जो हमारी जनगणना है वो पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड जनगणना है। क्या है, पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड जनगणना है। हमने 2015 में डिजिटल भारत मिशन शुरू किया था, डिजिटल इकोसिस्टम हम अपना बहुत अच्छे से डेवलप कर चुके हैं। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि बच्चों क्या हो जाएगा कि सर माइट भी मे और मे नॉट ये 2029 के इलेक्शन से पहले क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, क्योंकि डिजिटल है तो थोड़ा क्विक हो जाएगा, उसके डेटा सबमर्ज करना बहुत ज्यादा आसान होता है एज कंपेयर टू पेन एंड पेपर, ठीक है बच्चों। फिर इसके बाद देखो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे सीटें देखो, ये मतलब हर चीज की सीटें बदल जाएगी। अगर आप यहाँ देखोगे जैसे राजस्थान है, ठीक है, राजस्थान की सीटें 25 से 30 हो सकती हैं, 31 हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं बच्चों आपसे, बिहार है तो 40 से 47 तक जा सकती हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ बच्चों यूपी की, अगर यूपी की बात करता हूं तो बच्चों यहाँ पे यूपी की सीट 80 से 90 तक जा सकती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ बच्चों देखो यहाँ पे सदर्न स्टेट्स की, तो कर्नाटका की 28 से 27 हो सकती है, ठीक है सर। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ बच्चों और साउथ के स्टेट्स जैसे कि केरल की, ठीक है, तो केरला की 20 से 15 हो रही है। तमिलनाडु की अगर मैं बात करता हूं तो देखो 39 से 32 हो रही है। तो मतलब कहीं ना कहीं सदर्न स्टेट्स को इस चीज का नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें यहाँ पे जो है इस आर्टिकल के बारे में वर्क करी गई है, ठीक है। और इसके बाद एक और टर्म आ जाता है आपका गैरी मैंडरिंग। क्या टर्म आ जाता है, गैरी मैंडरिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर, एज वी डिस्कस, एक जो है हमने लोकतांत्रिक जो है सिद्धांत को हमने डिस्कस किया कि वन पर्सन एक व्यक्ति एक वोट और उसकी समान वैल्यू होनी चाहिए। सर इसको क्या कहते हैं, फर्स्ट रिक्वायरमेंट ऑफ एनी एवरी लोकसभा। सर अगर इसके डेमोग्राफिक के अंदर कुछ भी चेंज आता है तो उसको क्या कहा जाता है, गैरी मेंडरिंग कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो इसके अलावा बाकी सारी चीजें हैं यहाँ पे देखिए, अच्छे से समझाया भी है इसको आर्टिकल को।
कि मान लीजिए जैसे इंडिया एज अ जॉइंट फैमिली, सर अगर जॉइंट फैमिली है, फैमिली एक के अंदर 4 लोग हैं और 4 एकड़ जमीन है, तो हर किसी को कितनी मिलेगी? एक 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 एक, मतलब कि 4 लोगों को 4 एकड़ में एक एक एकड़ समान मिलेगी। दूसरी अगर फैमिली बी है, उसके अंदर 5 मेंबर है और 5 की 5 क्या है मतलब 5 एकड़ और 5 मेंबर है, तो सबको 5 एकड़ मिल जाएगी। तीसरी फैमिली के अंदर अगर 6 एकड़ है, 6 लोग हैं, तो सबको 1 एकड़ ईच मिल जाएगी। मान लो अब यहाँ आता है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक फैमिली है, यहाँ पे सर 4 एकड़ है, तो 2 लोग ही हैं, तो यहाँ पे 2 सीट मिल जाएगी। सर यहाँ पे 5 एकड़ है, 5 लोग हैं, 5 मिल जाएगी। लेकिन अगर यहाँ ऐसा हो रहा है कि सर 6 एकड़ ही जमीन है लेकिन बहुत सारे लोग रहते हैं, तो आप देखोगे कि 12 जने हैं, जमीन कितनी है? 6 एकड़ है, तो सबके सब क्या आएगी? आधा एकड़ सब सबके पाती आएगी। मतलब इसी अनुसार क्या है, हम अब देखो, है तो सब भारत के अंदर ही, लेकिन सर बाकी सबको बराबर बढ़ गया, इनका क्या हो गया है? ठीक है, इनको जो है प्रेजेंटेशन की जरूरत ज्यादा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, इनके अकॉर्डिंग यहाँ पे सीट्स को एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर होता है? अब चलिए बच्चों, अपन वापस चलते हैं अपने पार्ट पे। चलिए, जहां तक अपन इसको कर रहे थे, ठीक है। अब इसके अलावा मैंने बता दिया आपको 33% रिजर्वेशन यहाँ पे दिया जाएगा। अब क्या हो रहा है बच्चों, गवर्नमेंट चाहती है एक सीक्वेंस में काम करना। गवर्नमेंट क्या चाहती है? एक सीक्वेंस में काम करना, कि सर सबसे पहले क्या हो जाए? जनगणना हो जाए। ठीक है सर, जनगणना हो जाती है तो उसके बाद हम क्या करेंगे? उसी के आधार पर परिसीमन करेंगे, और उसी परिसीमन के आधार पर हम जो है सर यहाँ पे 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं वाला बिल है, उसको भी क्या करते हैं बच्चों? पास कर दें। इसको भी एक साथ क्या कर दे? लागू कर दे। तो अब यहाँ पे क्या बोला है कि लगभग सर जो अभी 543 सीटें हैं, उससे कितनी हो जाएगी लोकसभा के अंदर? 850 सीट्स हो जाएंगी। अब सर जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी, हमारा प्रतिनिधित्व भी तो बढ़ना चाहिए। ठीक है, यही जो है हमारी करंट गवर्नमेंट जो है यहाँ पे ये चीज देती है। कोर कॉन्फ्लिक्ट क्या है सर? कोर कॉन्फ्लिक्ट कह रही है कि पॉपुलेशन की समानता और फेडरल इक्विटी, मतलब राज्यों के बीच के अंदर समता, संघ की समता और जो है जनसंख्या की समानता, क्या ये दोनों बराबर तरीके से ट्रीट की जा सकती है? ठीक है, तो ये इसके अंदर क्वेश्चन निकलता है। चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इससे रिगार्डिंग। ठीक है, चलिए, तो निम्नलिखित कथनों पर क्या कीजिए? विचार कीजिए। अनुच्छेद 32 संसद के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या पूर्ण सीमा योजन से संबंधित है। ठीक है, पहला आता है कि आर्टिकल 82 डील्स विद द रीएडजस्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर इलेक्शंस टू दी लोकसभा। सर अभी हमने देखा था इस चीज को आर्टिकल्स के अंदर, तो ये क्वेश्चन मेरा, ये पार्ट मेरा सही हो जाता है। राज्यों के बीच लोकसभा सीटों का आवंटन का वर्तमान आधार 2001 की जनगणना है। ठीक है, दी प्रेजेंट बेसिस ऑफ अलोकेशन ऑफ लोकसभा सीट्स अमॉन्ग स्टेट इज दी 2001 सेंसस। नहीं, ये गलत हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि बच्चों याद रखना, यहाँ पे जो है कॉन्स्टिट्युएंसी बढ़ाई गई थी लेकिन राज्यों के बीच की सीट नहीं बढ़ाई गई थी। वो उसकी जनगणना कौन सी है सर? 1971 की जनगणना है। कौन सी है बच्चों? 1971 की जनगणना है यहाँ पे। देन ठीक है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा राज्यों के बीच लोकसभा सीटों के आवंटन को लिए, ठीक है, 1971 की जनगणना के आधार पर क्या किया गया था? स्थिर किया गया था। यह तो हमने पढ़ा ही था, बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो ठीक है बच्चों, क्या हो जाता है? विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट? करेक्ट पूछा है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है? केवल 1 और 3, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो देखिए, अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी कर लिया है, इसके अनुसार बाकी सारी चीजों को एक जिस्ट के अंदर आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से समझ भी लिया है। इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट है बच्चों कौन कौन सा? आर्टिकल 82, ठीक है, जो किसकी बात करता है सर? परिसीमन की बात करता है। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे समझ रहे हैं, ठीक है सर, परिसीमन हो जाता है किसके बाद सर? जनगणना के बाद। मतलब कि सर क्या होगा? सबसे पहले जनगणना होगी, ठीक है, उसके बाद क्या होगा सर? परिसीमन होगा, और इस परिसीमन के बाद क्या होगी सर? लोकसभा। सर लोकसभा व चुनावी क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र या चुनावी क्षेत्र, निर्वाचित क्षेत्र भी कहा जाता है बच्चों। सर इसकी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, इसकी जो संख्या है वो भी बढ़ेगी, और यहाँ पे जो लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर जो सीटों की संख्या है, उसको भी क्या करा जाएगा? बढ़ाया जाएगा। कितना सर? 543 से लगभग 850 कर दिया जाएगा। सर इसके अंदर जो उत्तर भारत के राज्य है, उत्तर भारत के जो राज्य है, ठीक है सर, उनकी जो सीटें हैं वो बढ़ सकती हैं, उनकी सीटें क्या हो सकती है? बढ़ सकती है। लेकिन सर दक्षिण भारत के जो राज्य है, उनकी सीटें क्या हो सकती है? कम हो सकती है। क्या हो सकती है? उनकी सीटें
कम हो सकती है। ठीक है, क्योंकि सर आधार क्या है सर, आधार केवल और केवल क्या है सर, जनसंख्या है। और इनकी जो जनसंख्या है, यहाँ पे जो है जनसंख्या ज्यादा है और यहाँ पे जो है जनसंख्या क्या है बच्चों, कम है, क्योंकि उन्होंने बेहतर तरीके से नियंत्रण को लगाया था। इसके बाद सर बात करें कि क्या हुआ है सर, 1971 की जनगणना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या कर दिया गया था सर, स्थिर कर दिया गया था। इसको कब कर दिया गया था, स्थिर कर दिया गया था। किससे सर, 42वां संविधान संशोधन किसका, 1976 का। ठीक है, 1976 का। इसके बाद सर यहाँ पे क्या आता है सर, 84th जो मेरा अमेंडमेंट आता है 2001 का, और 87th जो आता है मेरा 2000 किसका, 3 का। तो इसके तहत क्या कर दिया था सर, जो निर्वाचित क्षेत्र है सर, जो निर्वाचित क्षेत्र है इसके अंदर वृद्धि कर दी जाए, इसके अंदर क्या कर दी जाए, वृद्धि कर दी जाए। लेकिन यहाँ पे जो है सर, यहाँ पे क्या जो है, परिसीमन, परिसीमन को फिर से स्थिर रखा गया। परिसीमन को फिर से क्या रखा गया, स्थिर रखा गया। और किसके आधार पर रखा गया सर, उसको रखा गया 1971 की जनगणना के आधार पर। ठीक है, यहाँ पे स्थिर रखा गया। चलिए चलिए, फिर अब बोला कि अगला कब होगा, अगला कब होगा, अगला होगा सर, अगला परिसीमन होगा मेरा कब सर, 2026 के बाद पहली जनगणना जो होगी। क्लियर है सर। अब इसके बाद कौन सी आएगी, 2027 की जनगणना आएगी। फिर इसके अलावा यहाँ पे क्या किया गया सर, यहाँ पे जो है फ्रीज कर दिया गया, 2003 के अनुसार ये कहा गया। फिर यहाँ पे फ्रीज कर दिया, स्थिर कर दिया, यहाँ पे ये सारी चीजें बता दी। फिर इसके अलावा क्या है सर, और क्या है सर, 106 संविधान संशोधन जो है यहाँ पे बिल है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, कौन सा है सर, नारी शक्ति वंदना बिल। ठीक है, इसको सर जो है पास कर चुके हैं, लेकिन अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है। लागू क्यों की नहीं किया जा रहा है, क्योंकि सर पहले जो है जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद परिसीमन होगा, और परिसीमन के बाद इसको क्या किया जाएगा सर, लागू किया जाएगा। क्लियर है। अब इसी के आधार पर बच्चों क्या बचता है आपके पास, एक और क्वेश्चन बचता है, इसको आप करिएगा। ठीक है, इसको आप करिएगा। इसको करने के बाद जो है बच्चों देखिएगा, इसका जवाब जो है मैं आपको अगली क्लास के अंदर दूंगा। क्लियर है, आराम से पढ़िए, इस क्वेश्चन को आप करिए। ठीक है, और याद रखिएगा बच्चों क्या हो रहा है, याद रखिएगा हमारा जो है कोर्स आ चुका है, ऑनलाइन बैच एसएससी फाउंडेशन, ओनली ऑन ₹2000 -1। ठीक है, तो क्लियर है, एसएससी एक्सपर्ट जो लेकर आया आपके लिए, हमारे ऐप का नाम है टीम एक्सपर्ट, और कोर्स रिलेटेड जितनी भी आपको जानकारी चाहिए वो सारी की सारी कहाँ मिलेगी, हेल्पलाइन नंबर से। पूरी की पूरी एक्सपर्ट जो पैनल है वो आपके लिए इनलाइन खड़ी है। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहिए, लगातार जो है अपनी तैयारी को सशक्त बनाते रहिए। आप एक दिन सिलेक्शन हो जाएगा तो आप खुद ही कह दोगे कि सर सही कहते थे आप, कि सर सब चीज आसान है। सब चीज क्या है, आसान है। तो एक बार पहले आप जो है यहाँ पे इस क्वेश्चन को पॉज कर लीजिए। पॉज करने के बाद जो है बच्चों, देखो मैं साइड हट जाता हूँ। इसके बाद जो है पॉज करने के बाद आप जो है इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। अटेम्प्ट करने के बाद जो इस जो ये जो लेक्चर है, इसकी जो आपको पीडीएफ है वो मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल को से भी जुड़ना ना भूलिएगा। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हमको आप जो है फॉलो कर सकते हैं, और नए नए कंटेंट के लिए जुड़े रहिए एसएससी एक्सपर्ट चैनल से। और याद रखिएगा बच्चों क्या है सर, सिलेक्शन क्या है, आसान है। और इसी लाइन पे हम करते हैं इसको, क्लास को खत्म, इस सेशन को खत्म। आपसे मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।